गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? रोज एक ही सवाल पूछता हूँ, आप में से कोई आंसर देता नहीं है। खैर चलो, जिस भी टाइम पे आप देख रहे होगे वीडियो, उसी टाइम पे एक बस कमेंट कर दिया करो कि हाँ आप लोग ठीक हो, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी इच्छा जो यही होती है कि आप हमेशा आराम से रहें, खुश रहें, अपने घर पे रहें। ठीक है, तो चलो इसी शुभकामनाओं के साथ अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं सौरभ, आपके फिजिक्स का सर, आप सबका इस क्लास में स्वागत करता हूँ। तो अब सवाल ये है बच्चों कि पिछले क्लास में हमने क्या किया था, याद है क्या किसी को? मेरे अंदर से प्रोजेक्टाइल मोशन याद है आप लोगों को? तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन किया था कि कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, कैसे उसको उसके इक्वेशंस को लिखते हैं। जब एक्स डायरेक्शन में लिख रहे होते हैं तो वाई डायरेक्शन को भूल जाते हैं, जब वाई डायरेक्शन में लिख रहे होते हैं तो एक्स डायरेक्शन को भूल जाते हैं। समझ में आ गया? एंड फाइनली उनको लास्ट में कंबाइन कर देते हैं तो वो मोशन इन प्लेन हो गया। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? तो कल जो थ्योरेटिकल अप्रोच था हमारा कि प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरीके से कैसे लिखा जाएगा, उस डिस्कशन को हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ भी अच्छे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस में हम यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे। आज प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट क्लास है आपका। तो आज मैं वो सारे डिस्कशन कर लूंगा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कि कितने वेराइटीज के प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकते हैं। उन अगर वो तुम्हारे सामने कभी आ जाए तो उन क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कैसे करेंगे, क्या इसका मेन पार्ट बेटा समझ में आ गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो याद करो आप लोग कि लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? याद है कुछ आपको? याद अब स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट सेशन। प्रोजेक्टाइल मोशन सेशन 2 क्लियर। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं और प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। अब जैसा पिछले क्लास में मैंने एग्जांपल बोल दिया था कि आप याद करो कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप यू स्पीड से फेंकते हो तो वो कुछ इस तरीके के पाथ पे ट्रेवल होता है। इस पाथ के बारे में भी हमने जान लिया था। इस पाथ को कैसा बोल के हम लोग, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है और उस पैराबोला का इक्वेशन भी कल हम लोगों ने देख लिया था। कुछ ऐसा आया था, एक्स टैन ऑफ थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको कहा था कि एक्स टैन ऑफ थीटा कॉमन कर लेना, घर पे सॉल्व करना। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने घर पे सॉल्व किया होगा और इक्वेशन जो है फाइनली ये निकल कर आ गया होगा। और भी निकाला था हमने, मैक्सिमम हाइट क्या निकाला था? याद करो, u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो देखो uy² अपॉन 2g हो गया ये, या इसको क्या लिखते हैं, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जिस बच्चे को ये याद है, कभी कभी क्वेश्चन में करता क्या है कि एंगल ये ना दे के ये देगा। क्लियर? तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u साइन की जगह पे कॉस आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम इसको याद रखें। क्लियर है बेटा? यहाँ पे समझ में आ गया? हॉरिजॉन्टल रेंज क्या था? रेंज इक्वल टू 2 टाइम्स यू वाई डिवाइडेड बाई जी। याद करो, u² साइन 2 ऑफ थीटा बाई जी था। इसी को सॉल्व करके हमने ऐसा लिखा था, u² साइन 2 ऑफ थीटा बाई जी, इसी को लिखा था ना। क्लियर? बट इसको याद रखना ज्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एंगल ये ना देकर ये देगे, तो आपको एक्स और वाई कंपोनेंट आना चाहिए निकालना। ठीक, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। हालांकि इस चीज में दोनों ही मल्टीप्लीकेशन में है तो फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल रिजल्ट यही आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपने देख लिया था, ये क्या होता था, 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन जी। तो इसको हम देखो, ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, 2uy अपॉन जी। क्या ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है आपको? याद करो कि हमने जब पढ़ा था, काइनेमेटिक्स पढ़ा था, कि जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे थे तो क्या ये कंडीशन कुछ ऐसा आया कि याद करो तो जो मैक्सिमम हाइट कवर कर रहा था वो u² अपॉन 2g। जितना टाइम उसको लग रहा था, दैट इज योर मतलब ये जाने का और आने का। ठीक, याद करो, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो u बाई जी टाइम में ऊपर गया, अगला u बाई जी टाइम में वापस से नीचे आया, तो टोटल टाइम कितना हो गया? दैट इज 2 टाइम्स u बाई जी। देखो भैया, है ना? इसका मतलब
कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हम मोशन इन वन के भी बोल सकते हैं वाई डायरेक्शन में। याद करो, अगर हम एक काम करके यहाँ पे कि जितने इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है, इस केस में u sin थीटा है, अगर उतनी वेलोसिटी, जैसे इसको तो मैंने u से फेंका, इसी के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट अगर सेम uy से फेंका जाता, क्लियर है, तो ये कैसे जाता, ये ऊपर जाता, और कितना ऊपर जाता, जितना मैक्सिमम ये पहुंचा है, देख रहे हो ना, क्लियर। और यहां से यहां जाकर फिर यहां से रिटर्न होकर ये वापिस आता, देख लो, ये बात क्लियर हो रही है कि यहां से यहां जाता और यहां से यहां कर वापिस आ गया। तो इसके बारे में आपको पता है कि ये वाली हाइट कितनी हो जाती है इसकी, याद करो, ये सब कुछ पढ़ा था हमने, जितने स्पीड से फेंको डिवाइडेड बाई 2g, ये वाली हाइट हो गई। यहां से चलकर यहां पहुंचने में जो टाइम था कुछ UIBG हो गया, जिसे स्पीड से फेंकोगे। मतलब आपको ये बात समझ में आ रहा है कि अगर मैं एक्स कॉपी से एक्स कॉम्पोनेंट को मैं जीरो कर दूं, अगर मान लो कि ये जीरो होता, किसी भी कारण से जीरो होता, तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में कभी नहीं जाती, वो इस तरीके से मोशन करके वापिस आ जाती है। समझ में आ गया। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जो है वो सिर्फ अफेक्टेड होगा एक्स डायरेक्शन वाले एक्सेलरेशन से, वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी सिर्फ वाई डायरेक्शन वाले एक्सेलरेशन से अफेक्टेड होगा। एक्स डायरेक्शन के किसी भी एक्सेलरेशन का रोल वाई डायरेक्शन के किसी भी वेलोसिटी को चेंज करने में नहीं होगा। समझ में आ गया, ठीक, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है, देख लो यहाँ पे कि अगर हम सेम यूआई से अगर एक ऑब्जेक्ट को फेंक देते, तो हर केस देखो, जितना हाई किया कवर किया उतना ही हाई ये भी आ रहा है, जितना टाइम इसको पूरा लगा उतना ही टाइम इसको ऊपर से जाकर नीचे आने में लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है बिल्कुल एक वर्टिकल मोशन के जैसा है, बस फर्क क्या हो गया है कि हमने इसके साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी दे दिया है, और ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यही क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। और सिर्फ ये वाली जो डिस्टेंस वो एक्स्ट्रा जो कवर कर गया है, जो पार्टिकल ऊपर की तरफ जाना चाहिए था नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस उसने एक्स्ट्रा कवर की है, दिस वन इज ओनली ड्यू टू u cos ऑफ थीटा। समझ में आ गया, क्लियर है। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोग को याद करो पिछले क्लास में भी बताया था, पीछे वाली क्लास में कि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है ड्यू टू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स डायरेक्शन, और पार्टिकल अगर वाई डायरेक्शन में जा रही है ड्यू टू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग द वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन का कोई भी कंपोनेंट एक्स को परेशान नहीं करेगा, और एक्स वाला कोई भी कंपोनेंट वाई को चेंज नहीं करेगा या परेशान नहीं करेगा, बोथ बिहेव इंडिपेंडेंटली। समझ में आ गया, क्लियर। कि यहाँ पे तो पोजीशन हम फाइंड कर सकते थे क्या याद है आपको कि मान लो कि पार्टिकल यहाँ पे, तो उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अगर बताना हो तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, और इस पोजीशन वेक्टर को याद है, अगर ये कोऑर्डिनेट एक्स और कॉमा वाई है, तो ये जो आर वेक्टर है किसको हम क्या लिखते हैं, आर वेक्टर को याद है कुछ एक्स, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट जे कैप। एक्स कोऑर्डिनेट याद करो यू कॉस थीटा की इक्वेशन देखो एक बार, आई कैप प्लस ये कितना था यू साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी जे कैप, क्लियर है। ये है उसकी पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन। समझ में आ गया, क्या ये पूरी बात समझ में आ गई है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि पार्टिकल जो है वो एक्स डायरेक्शन में क्यों गया, क्योंकि उसके पास यू कॉस थीटा का। अगर किसी पल यू कॉस थीटा जीरो हो जाता तो ये इस वाले ऑब्जेक्ट की मोशन और इस प्रोजेक्टाइल मोशन की बिल्कुल सिमिलर होती है। ऐसे भी सिमिलर ही है, देख रहे हो ना, वर्टिकल डायरेक्शन में सिमिलर है, क्लियर है। इतनी बात ध्यान रहेगी, इसीलिए हम सब कुछ यहाँ पे यूएक्स यूवाई के टर्म में लिख रहे हैं। तो इतनी बातें हमने कल की क्लास में अच्छे तरीके से समझ ली थी। अब कुछ एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे यहाँ देखो, समझोगे, एक मान लो कि सॉकर प्रैक्टिस ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक। ये फुटबॉल ग्राउंड है, एज्यूम करो। एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में, मतलब प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आप यहाँ बिल्कुल बीच में हो, ठीक। और गोल पोस्ट जो है वो आपसे 120 फीट दूर है, 120 फीट के डिस्टेंस पे गोल पोस्ट है, ठीक। उस गोल पोस्ट की जो हाइट है वो 10 फीट है, 10 फीट ऊंचा गोल पोस्ट है, ठीक है। 120 फीट जहां से आप मतलब बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट करोगे, मारोगे यहाँ से, तो वो
120 फीट दूर जाकर आप प्रैक्टिस सेशन में हो, आपको यहाँ पे गोल अचीव करना है। मतलब गोल देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन बाद में करेंगे, मैं पहले कंडीशंस बता दूं गोल अचीव करने का कंडीशन क्या है। आप बॉल मारो, बॉल डायरेक्टली इसके अंदर जाना चाहिए। अगर इससे पहले गिर गया तो गोल नहीं बोला जाएगा, अगर इसके ऊपर से पास हो गया तब भी गोल नहीं बोला जाएगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात ध्यान में रहेगी आप लोगों को, ठीक है? तो अब यहाँ से ध्यान समझ से देख लेना है, समझ लेना है कि इन बातों को कंसिडर करो। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो बॉल है, आपने क्या किया, इस बॉल को 64 फीट पर सेकंड के स्पीड से 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, मारा। यहाँ से आपने किक किया, उसको बॉल को स्पीड मिल गई 64 फीट पर सेकंड, 45 डिग्री के एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया है। तो सवाल ये पूछा गया है कि इज द गोल पॉसिबल, क्या ये गोल पॉसिबल होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, तो अब जैसे मैंने आप लोगों को कंडीशन बताया कि गोल पॉसिबिलिटी के दो ऑप्शन है। एक, बॉल पहले अगर गिर गया तो गोल नहीं बोला जाएगा, अगर बॉल इसके ऊपर से भी पास हो गया, गोल पोस्ट के ऊपर से भी पास हो गया, तब भी गोल नहीं बोला जाएगा। गोल होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि बॉल जो है इस गोल पोस्ट के अंदर से पास हो। तो अगर इतनी बात हमें समझ में आ गई, मतलब अगर ये ऐसे चलकर यहां गिर गया, नो गोल। अगर ये ऐसे चलकर ऊपर से ऐसे गया, अगेन नो गोल। तो दिस वन इज द ओनली पॉसिबल सिचुएशन। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसको मैं अलग अलग कलर से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे ये देखो, इसको क्या बोलेंगे, नो गोल। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, नो गोल। और जो ये पॉसिबिलिटी जो दिख रही है तुम्हें, ये वाला जो पार्ट जो दिख रहा है, दिस वन इज द पॉसिबल, ये गोल पॉसिबल। मैं ऐसे ही लिख रहा हूं ताकि आपको ये सब कुछ फील आ जाए। क्लियर? तो अब आपको दो चीज चेक करना पड़ेगा कि क्या आपने जो बॉल को मारा है वो पहले तो नहीं गिरा। ठीक, अब दिमाग में ये बस कि जो अपने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे गिर जाए उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, बताओ? रेंज बोलते हैं ना। तो सबसे पहले रेंज कैलकुलेट करो, याद रखना जी की वैल्यू होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक मीटर में कितने फिक्स होते हैं वो आपको पता है, आप उसको रख के फीट पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो जी की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले रेंज कैलकुलेट करते हैं कि जो हमने मारा है उसका रेंज क्या है, कितना दूर जाकर गिरा, वो पहले कैलकुलेट। रेंज क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 ऑफ थीटा अपॉन जी। ऐसे भी मैं सीधा यू स्क्वायर बाई जी लिख सकता था, क्यों? क्योंकि 45 के एंगल पे है, तो आपको पता है 45 में मैक्सिमम रेंज होता है। मैक्सिमम रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। यही होता है ना बेटा, सॉरी यू स्क्वायर अपॉन जी, ये हो गया। क्लियर? खैर फिर भी कोई बात नहीं है। अब देखो यू कितना है 64, तो 64 इंटू 64, ये को साइन 90 हो गया। साइन 90 आपको पता है 0 है, सॉरी 1। जी कितना हो गया, जी देखो 32, तो ये कैंसिल हो गया 2, कितना बच गया भाई 128 फीट। अच्छा, इसका मतलब कि बॉल जो है, ये देखो 120 फीट गिवन है, इसका मतलब कि बॉल पहले तो नहीं गिरा, गोल पोस्ट के बाद गिरा है, तो चांसेस बन गए। ठीक, मतलब हमारे पास अब 50-50 ऑप्शन हो गया। पहला ये जो प्रॉब्लम था कि पहले तो नहीं गिर रहा, वो वाली खत्म हो गई। अब दूसरी वाली प्रॉब्लम आती है कि चलो 128 से एक, ये 120 है, 128 के कई इधर को होगा, समझ में आ रही है, कई इधर को होगा, समझ में आ गया। अब सवाल ये कि ये यहाँ पहुंचने के लिए ये क्या ये ऊपर से गया है या इसके अंदर से गया है। ठीक, हम यहाँ पे चांसेस नहीं लेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं अंदर से ही गया होगा, ये फिजिक्स में नहीं चलता। फिजिक्स में एग्जैक्टली मैथमेटिकल आंसर यही है बिल्कुल, कि हाँ भाई एकदम जो भी है एकदम करेक्ट बात है। ठीक, उसमें ऑप्शन नहीं चलता कि हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये वाली बात नहीं चलेगी। क्लियर? तो ये बात क्लियर हो गई कि सबसे पहला स्टेप आपको पता चला यहाँ पे। अब हम निकालते हैं कि बॉल ने जो यहाँ पे, जैसे मान लो कि 120, ये 120 फीट की ऊंचाई पे, और गोलपोस्ट की हाइट कितनी है 10 फीट। मतलब अगर x की वैल्यू 120 फीट हम लें तो y अगर y मतलब हाइट अगर 10 फीट से कम आ गया तब तो वो अंदर से जाएगा, अगर 10 फीट से ऊपर गया ज्यादा गया तो ऊपर से चला जाएगा। समझ में आ गई बात? तो क्यों ना हम ये चेक कर ले कि एक पर्टिकुलर गिवन x के लिए वो x कितना है 120 फीट, ये वाली हाइट कितनी है, y की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक, अब इसके लिए जरा एक इक्वेशन ढूंढो कि कौन सी इक्वेशन में x की वैल्यू को डाली जाए तो y निकल जाए। तो वो इक्वेशन ऑफ पाथ था। देखो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या था, y इज इक्वल टू x tan ऑफ थीटा।
1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर। क्लियर, आर इज द रेंज जो कि हम निकाल चुके हैं। तो एक्स कितना है बेटा, ध्यान से देखो को, एक्स कितना है 120 फीट। अच्छा tan 45 आपको पता है tan 45 1 होता है। 1 माइनस एक्स कितना है 120 और ये कितना है 128। क्लियर है, समझ में, रेंज इतना ही था ना, हाँ 128। तो ये कितना आ गया 120 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 128। ये मुझे 128 अगर मैं इसको डिवाइड करूं, एक बार देखते हैं, इससे मल्टीप्लाई, ये 960 हो गया डिवाइडेड बाई 128, लेस कैन फिट आ रहा है। अब आंसर आप कैलकुलेट कर लेना, देख रहे हो ना, ये जस्ट 6 से कम आ रहा है, समझ में आ गया, मतलब गोल पॉसिबल है। मतलब बॉल जो, ये जो रास्ता जो है, इस रास्ते से ना जाके ये जो रेड कलर जो मैंने बनाया है, तो वो रेड कलर वाला है 128 फीट दूर जाकर यहाँ गिर रहा है, ठीक, और अंदर से गिर रहा है, क्योंकि इस 120 फीट पे ये वाली जो हाइट है वो 10 फीट से कम आ रही है। समझ में आ गया। अब जैसे ये बात समझ में आया, ये दो बातें क्लियर होने के बाद हम बोलेंगे कि हाँ भाई गोल पॉसिबल है, गोल हो गया है। क्लियर, मतलब आपने जो हिट किया था बिल्कुल परफेक्टली गोल पोस्ट के अंदर गया है, ठीक, तो गोल इज पॉसिबल। क्या ये पूरी कहानी समझ में आ गई है? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। हो गया बच्चों, लिख लिया है सबने? चलो इस क्वेश्चन को हटाते हैं, अब नए क्वेश्चन पे चलते हैं। जिससे मान लो कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन को अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बहुत टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं बेटा। अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि ये एक और क्वेश्चन ले लो, एक और अच्छा सा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से एक ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से फेंका एट एन एंगल ऑफ थीटा, इतने पे फेंका, तो मूव कुछ इस तरीके से गया होगा, इस तरीके से ट्रैवल होकर यहाँ पे गया होगा, ठीक है, ये इसका पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सेम हाइट कवर करने में, सेम हाइट देख लो, दो बार ये सेम हाइट कवर कर ले, मान लो कि ये वाला पोजीशन, ये वाली हाइट है, तो ये वाली हाइट एक बार यहाँ है तो एक बार यहाँ पे है ना, समझ में आ गया बात। मतलब ये जो वाई है ये दो बार पॉसिबल है। तो मैंने कल आप लोग को याद करो बताया था कि यहां से चलकर यहां आने में जो टाइम है वो T1 लगा, और यहां से चलकर यहां तक पहुंचने में T2 लगा, ठीक, तो ये T1 और T2 कितना है, क्या हम निकाल सकते हैं? क्या हमारे लिए पॉसिबल है ये? तो बिल्कुल पॉसिबल, इम्पॉसिबल नाम का कोई चीज है नहीं हमारे पास, हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक। अब सवाल ये है कि यहाँ से यहाँ पहुंचने का ये सेम हाइट वाई कवर करने में टाइम T1 लगा, तो याद करो कि एक सेम वाई के लिए हमारे पास, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि कल वाली लेक्चर बहुत अच्छे से देख लेना बेटा, मैंने बहुत कुछ बोला है, बार बार देखना उसको, क्योंकि जिस बच्चे ने ये दो लेक्चर, आज का लेक्चर और पिछला लेक्चर कर लिया ना, वो प्रोजेक्टाइल मोशन से आया हुआ लगभग हर क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, ठीक। अब डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की है। क्लियर, अब एक बार ध्यान से देखो, तो ये सेम हाइट है, तो याद करो एक इक्वेशन हमने लिखा था y इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, याद करो ये इक्वेशन नंबर 4 था, इक्वेशन नंबर 4 जो कल की क्लास में मैंने बताया। अब एक काम करके इसको रीअरेंज करके देखो तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन ऑफ थीटा प्लस वाई इक्वल टू 0, सबको एक तरफ लेकर आ गए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूं मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैं और लिख सकता हूँ ऐसे, जी की स्क्वायर माइनस 2u साइन ऑफ थीटा प्लस 2 टाइम्स वाई इक्वल टू 0, एलसीएम ले लिया, बाकी को उधर कर दिया। क्लियर, अब ये देखो ये इक्वेशन कैसा है, ये इक्वेशन क्या कुछ इस तरीके का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे ए कितना है जी, बी कितना है -2u, कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ की भी था, वही तो बोलूं मैं कि की ही गायब हो गया क्या यहाँ पे, ठीक है ना, समझ में आया। सो बी कितना, देखो की का जो कोफिशिएंट है 2u sin थीटा, एंड सी कितना है, सी कितना है देखो 2y, इतना हो गया। क्लियर, इतनी बात से हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना,
याद करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा। तो सवाल ये है कि ये अल्फा बीटा रिप्रेजेंट क्या करता है, तो अल्फा बीटा एक्स की वो वैल्यूज हैं जिन पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 हुई है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। मतलब y जो 0 हुआ है वो इक्वेशन है ये, मतलब ये देख लो ना, ये 0 हुआ है तो t के दो वैल्यूज आएंगे, और वो दो वैल्यूज कौन से होंगे, एक इस जगह पे पहुंचने का और एक यहां से चलकर यहाँ पे पहुंचने का। तो कुछ याद है आप लोगों को कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस बी बाई ए। याद करो 10 क्लास में पढ़ाई या 9 क्लास में पढ़ाई आप लोगों ने, होता था ना। तो इसके दो जो रूट्स होंगे वो कौन से हैं, T1 T2, है ना। तो इस T1 और T2 का सम कितना हो जाएगा, क्या लिखते हैं, माइनस बी बाई ए। तो बी देखो कितना है, ये है, तो माइनस माइनस 2u साइन ऑफ थीटा बाई जी, ये आ गया। अच्छा ये देखो कितना सुंदर सा रिजल्ट आ गया। ये 2u साइन ऑफ थीटा बाई जी जो होता है ना वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। इसका मतलब यहाँ से चलकर यहाँ जाने में और यहाँ से चलकर यहाँ पहुंचने में जो टाइम लगे हैं उनका सम जो होगा टोटल टाइम के बराबर हो जाएगा। होना भी चाहिए था। सोचो जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगता, ठीक। तो इसका और उसका सम टाइम ऑफ फ्लाइट तो होना ही चाहिए था। ठीक हो, मैथमेटिक्स ने हमें बता दिया, ठीक। लेकिन ये बहुत सुंदर रिजल्ट भी आ गया हमारे पास। क्लियर, कि ये तो T1 प्लस T2 आ गया। सवाल है हमें T1 T2 निकालना है, तो आपको कैसे भी फॉर्मूला पता है कि अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये सब कुछ आपको पता है। क्लियर है, तो आप एक काम करना, आसान क्या होगा कि यहाँ पे T1 प्लस T2 निकाल लिया। अच्छा T1 T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, याद करो तो ये c बाई ए होता है, c कितना है भाई, ये रहा 2y बाई ए कितना है g। क्लियर, सो एक बच्चा जो थोड़ा सा दिमाग लगा रहा होगा वो क्या करेगा, चुपके से T1 माइनस T2 निकाल लेगा। और वो कैसे निकालेगा, T1 प्लस T2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स T1 T2। देखो जरा क्या मैंने सही किया है, ध्यान से देख लो। आखिर ऐसा लिखा क्यों, कारण यह है क्योंकि T1 प्लस T2 हमें पता था और T1 T2 की वैल्यू भी हमें पता थी, तो हमारा T1 माइनस T2 आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे T2 गायब, T1 निकल गया, ठीक। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे T1 आ जाएगा। T1 T2 की वैल्यू हम वो हमें पता ही है कि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से निकालना है। मतलब किसी भी गिवन हाइट के लिए मैंने तो y के टर्म में लिखा है, आपसे क्वेश्चन में बोल देगा कि 2 मीटर की हाइट दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक। तो पहले क्वेश्चन करने से पहले ये समझ भी लेना कि 2 मीटर क्या उसकी मैक्सिमम हाइट से कम है। सवाल यही है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट से कम होगा तभी वो 2 बार क्रॉस करेगा, ठीक। अगर वो मैक्सिमम हाइट है तब तो एक ही टाइम लगेगा, क्या कहते हो, टाइम, अगर टाइम ऑफ एसिंक बोलो या टाइम ऑफ किसिंक बोलो, कोई भी बोलो, यू साइन थीटा बाई जी। क्लियर आ गया, तो ये जो हाइट होने चाहिए वो मैक्सिमम से कम होने चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको, ये पूरा का पूरा कहानी समझ में आ गया, ठीक है। ये बड़ा सुंदर सा एक रिजल्ट आया कि यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा उनका जो सम होगा वो टोटल टाइम पे टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर। एक और बढ़िया सा बात मैं तुम्हें बताता हूँ, जो अक्सर नीट में और जेई में इस तरीके के सवाल पूछ किए जाते हैं, वो ये है कि अगर आप जैसे मान लो कि 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हो, ये 45 डिग्री का एंगल है, अगर किसी को भी फेंकते हो तो ये सबसे ज्यादा रेंज कवर करता है। अगर आप 45 से स्लाइड ज्यादा एंड उतना ही एंगल कम, इतना एंगल ज्यादा और इतना ही एंगल कम अगर फेंकोगे तो इसका जो रेंज होगा वो जो होगा सेम होगा। क्लियर है, सेम स्पीड से। अगर इससे ज्यादा पे फेंकोगे या इससे कम पे फेंकोगे तो रेंज विल बी सेम। देख लो दोनों के लिए जो रेंज होगा वो सेम होगा। क्लियर है, मतलब अगर अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस थीटा और 45 डिग्री प्लस थीटा, देन रेंज विल बी सेम। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। दोनों ही केस में आपको एंगल पता है, क्लियर है। एक को कितने पे देखो, ये एंगल थीटा है तो ये वाली एंगल कितनी हो गई 45 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा 45 था। और ये वाला एंगल कितना हो गया, इसको कितने एंगल पे फेंका हमने, देखो यहाँ से यहाँ तक ये 45 था प्लस थीटा, तो ये आ गया, ये वाली एंगल कितनी हो गई 45 प्लस थीटा। मतलब 45 माइनस थीटा पे फेंको या 45 प्लस थीटा पे फेंको, रेंज हमेशा सेम आएगा। आपको रेंज का फॉर्मूला पता है, यू स्क्वायर साइन 2 ऑफ थीटा बाई जी। तो वहां पे थीटा की जगह पे 45 माइनस थीटा रखना और एक बार 45 प्लस थीटा रखना, देखना दोनों रेंज की वैल्यू
सेम आएगी। क्लियर? इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में एंड जेईई में पूछे गए हैं, ठीक, और पूछे जा सकते हैं। इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो। ये आपका होमवर्क है, ये प्रूफ आपको खुद से करना है और कुछ भी नहीं है। रेंज का फॉर्मूला पता है, जहां पे थीटा लिखा हुआ है ना, थीटा की जगह पे 45 माइनस थीटा लिख लेना एंड 45 प्लस थीटा लिख लेना। दोनों रेंज को R1 R2 मान लेना, देखना फाइनली R1 और R2 इक्वल आ जाएंगे। उसको करके देखना। समझ में आ गया? ये क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। अब जैसे देखो, इसमें बहुत अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस का कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपको इक्वेशंस लिखने आने चाहिए, तभी जाकर आपके क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इक्वेशन कौन से लिखने हैं बेटा? वही जो 5 इक्वेशन जो मैंने कल वाली क्लास में आपको सिखाई है। ये 5 इक्वेशन जिस बच्चे को प्रॉपरली समझ में आ रहा है, जो बच्चा प्रॉपरली उसको लिख पा रहा है, वही बच्चा ये सारा काम कर सकता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे आया हुआ हर एक क्वेश्चन सिर्फ उन 5 इक्वेशन से सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर फॉर्मूला आपसे याद हो रहा है, हालांकि ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट है नहीं याद करने में, आपको याद होना भी चाहिए। अगर इनकेस नहीं हो तो आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो फॉर्मूला अगर कभी भूल जाओ तो डिराइव कर सको। क्यों? क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में। एक क्वेश्चन सीधा 4 मार्क्स आपका सही करता है, और अगर वो गलत हो गया तो 1 मार्क्स दूसरे क्वेश्चन से भी लेकर जाता है। समझ में आ गया? अगर सही हो गया तो +4, अगर गलत हुआ तो -5। मतलब 4 तो इसके गए ही, एक नंबर जो सही है उसमें से भी चले जाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट का बहुत क्लियर होना जरूरी है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। मान लो कि प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके का है कि किसी भी हाइट से, ये हाइट हो गया, मान लो कि h हाइट है, यहां से एक ऑब्जेक्ट को सीधा ऐसे फेंक दिया u स्पीड से। क्लियर है? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक। क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड से फेंका हमने, वर्टिकली इसको फेंका नहीं है। तो आपको पता है कि आप यहां से चल के इस तरीके से आकर बॉल गिरेगा यहाँ पे, ऐसे आकर यहाँ पे गिरेगा। समझ में आ गया? तो आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ जब गिरा तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ टाइम कितना लगा आने में, ये वाले डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अगर x है तो ये क्या है, इसको हम रेंज बोल देंगे। समझ में आ गया? कि सब कुछ पूछा जा सकता है। किसी भी इंस्टेंट पे मान लो कि यहाँ पे है, वेलोसिटी कितनी है, किसी भी इंस्टेंट पे उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या है, एनीथिंग, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? अगर मान लो कि इसको ओरिजिन मान लिया हमने, देख लो इसको इधर फेंका है, अब आपकी चॉइस, या आपकी चॉइस से पॉजिटिव डायरेक्शन डिसाइड कर लो, क्योंकि मोशन इन अ प्लेन हो रहा है तो 2 पॉजिटिव डायरेक्शन लेने होंगे, एक एक्स की तरफ और एक वाई की तरफ। तो चलो हम एक काम करते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं और नीचे को पॉजिटिव वाई एक्सिस ले लेते हैं, ताकि इससे हमें नेगेटिव वाला सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। आप चाहो तो ऊपर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिस बच्चे ने ऊपर लिया वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को -g लिखेगा, और जिसने नीचे लिख दिया, आपको पता है कि थ्रू आउट द मोशन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होना है, तो g को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि नीचे को पॉजिटिव है तो g विल बी टेकन विद पॉजिटिव साइन। क्लियर? जिसने ऊपर माना है वो माइनस ले लेगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ पे? तो हमने इस तरीके से मान लिया। अब जैसे देखो, मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। इस वेलोसिटी का ये x कंपोनेंट होगा, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? हम कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या आपने कोई इक्वेशन आता है? तो हाँ, बिल्कुल आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमें पता क्या है? तो पता हमें x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है जो कि प्लस u है। अच्छा, एक्स वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा? जी, क्योंकि फेंका तो हमने एक्स में है, तो नीचे की तरफ कितना होगा? कुछ भी नहीं, जीरो है। u cos थीटा लिख लो, u cos 90 जीरो होता है। वो कैसे भी जीरो, ऐसे भी आपको समझ आना चाहिए। अगर एक्स को फेंकोगे तो वाई कंपोनेंट जीरो होगा, अगर वाई डायरेक्शन में फेंकोगे तो एक्स कंपोनेंट जीरो होगा, अगर बीच में फेंकोगे तो दोनों कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक, इतनी बात तो आपको पता है। अच्छा, एक्सेलेरेशन एक्स डायरेक्शन में अगेन एयर का इफेक्ट इग्नोर है, तो जीरो। एक्सेलेरेशन वाई डायरेक्शन में देखो, यहाँ पे मैं प्लस जी ले रहा हूँ क्योंकि डाउनवर्ड को प्लस माना है। जो बच्चा ऊपर को प्लस लेगा वो माइनस जी लिखेगा यहाँ पे। समझ में आ गया? अब बच गया हमारे पास इक्वेशन, जो याद करो कल के क्लास में हमने किया था। सिर्फ इक्वेशन ही काम का है बेटा, और कोई काम का नहीं है। ठीक, फॉर्मूला तो हमें कभी भी याद हो जाएगा। फॉर्मूला को
मुझे लगता है कि एग्जाम के 3 दिन 4 दिन पहले भी बैठोगे, सारे फॉर्मूले रख जाओगे, ऐसा कोई बड़ा इशू भी नहीं है। कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। तो ये हो गया क्लियर। अब सोचो यहाँ पे हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में। मतलब एक्स डायरेक्शन में अगर कोई बच्चा लिखना शुरू करे तो पहला इक्वेशन लिखेगा वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, जो कि यू है, प्लस ए एक्स 0 है, देखो है ना, तो वो तो गायब ही हो गया। ये देखो, इसका मतलब ये क्लियर कह रहा है, ऐसे होना भी चाहिए था कि जब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी किसी भी हालत में चेंज नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ये वी एक्स क्या होगा, वी के बराबर, यहाँ जो वी है उसका एक्स कॉम्पोनेंट ये किसके इक्वल होगा, यू, सॉरी ये यू है, यू के इक्वल होगा, ये भी यू के इक्वल होगा। इतनी बात तो हमें समझ आ रही है, क्लियर। ये इक्वेशन हमें बता रहा है। दूसरा क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल टू यू की, सब कुछ कल कराया हुआ है। जिस बच्चे ने कल का लेक्चर देखा ना, आज के लेक्चर में उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, इसलिए पहले कल का लेक्चर देखना, फिर उसके बाद ये लेक्चर देखना, क्लियर। तो x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में यू टी प्लस हाफ ए एक्स कितना है 0, गायब हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, क्लियर। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक। फिर वही तीसरा इक्वेशन यूज करोगे, वो ये और वो सेम आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। अब वाई डायरेक्शन में लिखते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करके मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ठीक। अभी तुम्हें लगेगा कि बड़ा लेंगी हो रहा है, तो बेटा लेंगी करना सीखो, क्योंकि जितना आप लिखोगे, जितनी ये सारी बातें लिखोगे, उतना आपका दिमाग खुलना स्टार्ट होगा, फिर अपने आप शॉर्टकट आपके दिमाग में चलने लगेंगे कि मुझे इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो हम नहीं लिखेंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हम लिखेंगे। समझ में आ रही बात। लेकिन इनिशियली सब लिखना सीखो, 4 बार 5 बार खुद से लिखोगे, दिमाग में बैठ जाएगा कि हमें इसकी जरूरत तो है ही नहीं, तो हम इसको नहीं लिखेंगे भाई, ठीक। जिसकी जरूरत है उसे लिखा जाएगा, क्लियर। वाई डायरेक्शन में देखो, वाई डायरेक्शन में क्या है, देखो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, देखो कितना था, यू वाई कहाँ आ गया, ये रहा 0, ठीक। प्लस क्या लिखते हैं, ए वाई इंटू टी, ए वाई कितना है, देखो प्लस जी। देखो इस इक्वेशन को लिखते वक्त ध्यान में रखेंगे वो बच्चे जो ऊपर को पॉजिटिव लिख रहे हैं, तो उनका माइनस यहाँ पे आएगा, कि ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन 3 आ गया। वाई डायरेक्शन में इक्वेशन यू वाई कितना है, 0 हो गया, तो हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, ये इक्वेशन 4 आ गया, क्लियर है। तीसरा इक्वेशन आ जाएगा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 2g इंटू एच। किसी भी जगह पे मान लो कि यहाँ पर देखो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ एक्स और वाई का मतलब क्या है कि ये वाले डिस्टेंस एक्स और ये वाले डिस्टेंस वाई है। यही मतलब है ना बेटा, कि इतना नीचे आया और इतना हॉरिजॉन्टल उसने कवर किया, तभी तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये 2g इंटू वाई हो गया, तो मैं वी वाई को क्या लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन 5। और जिस बच्चे ने ये 5 इक्वेशन लिख गया है, अब उसको किसी भी हाल में कोई दिक्कत नहीं होना है। अब अगर आपसे पोजीशन वेक्टर पूछा गया है, आर पूछा गया है, तो उसको पता है हमें एक्स आई कैप और वाई जे कैप लिखना है। एक्स रहा ये यू टी आई कैप, प्लस वाई रहा ये हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, बस हो गया उसका पोजीशन वेक्टर, क्लियर। जिस बच्चे को ये लिखना है वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वो क्या लिख देगा यहाँ देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स कहाँ है भाई, देखो ये रहा यू आई कैप प्लस वी वाई, देखो कहाँ पे है वी वाई, या तो ये लिख लो या फिर ये ले लिख लो, जो जी चाहे वो लिख लो। अगर टाइम का फंक्शन चाहते हो तो ये लिख लेना जी कैप, अगर हाइट का फंक्शन चाहते हो तो ये लिख लेना, दोनों एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। समझ में आ गया। ये देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, आपको पता है कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लो, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लो, देखो ये आ गया, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आ गई। वेलोसिटी किसी भी जगह पे अगर ये एंगल अल्फा बना रहा है, तो ये आ गया ना, ये वेक्टर से इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही तो वेलोसिटी होगा, ये इसने एंगल अल्फा बना दिया, क्लियर। तो अगर आप tan अल्फा लिखना चाहते हो तो ये भी लिख लो, tan अल्फा कितना हो जाएगा, देख के बताओ। यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर कौन सा है वी वाई, बेस कौन सा है वी एक्स, वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, कहीं भी आप लिख दो, सब कुछ आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि आपको ये सब कुछ पता है। समझ में आ गया। अगर ये हाइट पता है तो ये इक्वेशन यूज कर लेना, अगर यहाँ पहुंचने का टाइम पता है तो वी वाई के लिए ये यूज कर लेना, एक्स के लिए वी एक्स के लिए, एक्स तो कांस्टेंट है, वो तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो उसके लिए तो कोई झंझट ही नहीं है, ठीक। वी वाई के लिए अगर आपको हाइट पता है तो हाइट वाला रिलेशन यूज कर लेना, अगर आपको टाइम पता है तो टाइम वाली रिलेशन यूज कर लेना। ये सब कुछ तो हमारे हाथों में, क्या कोई बहुत डिफिकल्ट है क्या यहाँ पे। ये सब कुछ इतनी बातें हमें समझ में आ गई कि किसी भी इंस्टेंट में देखो, ये किसी भी टाइम पे हम लिख रहे हैं,
अगर यहाँ पहुंचने पे v आपको चाहिए तो इसके आपको पता है कि दो कंपोनेंट्स होंगे, ये जो देख रहे हो ना, ये vy हो गया, ये u हो गया, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पहुंचने का टाइम निकाल लो। अच्छा, यहाँ पहुंचने का टाइम कैसे निकालेंगे, सोच के बताओ। यहाँ देखो कि इसकी कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी, बता दो बता दो। अरे भाई एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, देखो ये एक्स है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना, देखो कितना नीचे आया, एच, है ना, एक्स कॉमा एच, ये रहा। मतलब यहाँ पहुंच के ही हमें एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पहुंचने के बाद ये जो हाइट कवर हो रहा है वो कितना है, एच है। तो हम क्या करेंगे, वाई की जगह पे एच रख देंगे, टाइम निकल जाएगा। समझ में आ गया, किसको बोलेंगे इस टाइम को, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसलिए करके हवा में रहा है, वो उड़ता रहा है, समझ में आ गया, तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, तो उसको क्या करेंगे, एच को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। समझ में आ गया, एक बार जल्दी से इसको पहले नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, नोट कर लिया है। अच्छा, ये एक्स कितना है, इसको लिख लो ऐसे, एक्स कितना है, एक्स कितना है, एक्स कितना है, ये रहा यूटी आई कैप प्लस हाफ, वाई कितना है, जी की स्क्वायर जे कैप। ठीक है, यहाँ नीचे लिख दिया था, वो शायद आपको दिख नहीं रहा। ठीक है बच्चों, क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको, कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगर मान लो कि टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, अब उन इक्वेशंस को यूज रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब जैसे देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर बोला जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हवा में उड़ने का टाइम, मतलब जब टी की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट होगी उस समय वाई की वैल्यू एच के इक्वल होगी। देखो, है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है हमें। ठीक, प्लेस करो वाई की जगह पे एच इज इक्वल टू हाफ जी की स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 4 था। इक्वेशन नंबर 4 में हमने डाल दिया, तो यहाँ से टी, देखो टी की जगह पे क्या रखेंगे, कैपिटल टी, तो यहाँ से टाइम आ गया 2h/g अंडर ऑफ रूट, होना भी चाहिए था। दिस वन इज सेम लाइक, एक ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से रेस्ट छोड़ के तो जितने देर में वो यहाँ आके गिरता, उतने देर में ये जो है यहाँ जाकर गिरेगा। ऐसा क्यों हुआ भाई, क्यों, क्योंकि देखो इसकी भी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, इसकी भी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, मतलब वाई डायरेक्शन में सेम टाइम में दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। समझ में आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पहुंच के वक्त वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट था, एच, अभी भी ये भी यहाँ से गिरा तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट था, एच, इसलिए दोनों को सेम टाइम लगेगा। क्लियर, ये इधर को क्यों भागा, क्योंकि सीखा हमने इधर की तरफ था, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी था, तो सिर्फ इस वेलोसिटी का इफेक्ट ये हुआ कि वो पार्टिकल यहाँ से वहां जाकर गिरा है। क्लियर है, तो यही बार बार कह रहा हूँ, वाई डायरेक्शन वाले मोशन को ये अफेक्ट नहीं कर सकता, और इस डायरेक्शन के मोशन को वाई वाला कोई भी अफेक्ट नहीं कर सकता, दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे। क्लियर, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक्स बता दे भाई रेंज, तो हम एक्स वाली इक्वेशन चुपचाप चूज कर लेंगे, वो कौन सा था, इक्वेशन 2, ध्यान से सब तुमने लिखा है, यू कितना है बता दो, बता, अच्छा यू को गिवन नहीं है, टाइम ये रहा अंडर ऑफ रूट 2h/g, हो गया, इसको रेंज बोल देंगे। दिस वन इज द, इस पर्टिकुलर केस में इसे क्या बोला जाएगा कि ये रेंज है। आपको पोजीशन वेक्टर लिखना आता है, रेंज पता हो गया, यहाँ पहुंचने का टाइम पता हो गया, आपके पास इक्वेशंस है, अगर यहाँ पहुंचने का टाइम है तो आप ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, इक्वेशन आपके पास है। अगर आपको वाई पता है, एक्स पूछ दिया गया, समझ में आ गई बात, तो हम इक्वेशन ऑफ पाथ ढूंढ लेंगे। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होता है, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन, टाइम को हटा देना है। तो इक्वेशन ऑफ पाथ देख लो, कैसे लिख देंगे हम लोग इसको, सोचो सोचो, कुछ नहीं है, एकदम सब कुछ, सारा गेम इक्वेशन का है। ठीक, एक्स वाली इक्वेशन कौन सी थी, यूटी, वाई वाली इक्वेशन कौन सी थी, हाफ जी की स्क्वायर। क्या करेंगे, यहाँ से टी निकाल कर यहाँ प्लेस कर दो, तो वाई कितना हो गया, हाफ जी, टी कितना है, एक्स डिवाइडेड बाई यू का स्क्वायर। देखो कि ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, ऐसे लिख दो इसको, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। देखो तो यहाँ पे y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये पार्ट कैसा हो गया, पैराबोला, है ना, समझ में आ गई बात। और देखो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और हमने y डायरेक्शन डाउनवर्ड चूज किया हुआ है, इसलिए अपवर्ड माउथ का होगा, हम ऊपर से देख रहे हैं, तो हमारे लिए अपवर्ड कैसा हुआ, ये हुआ, देखो ऐसा हो रहा है, समझ में आ गया।
कुछ भी नहीं है, देख रहे हो ना, सब कुछ पता है हमें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पैराबोलिक इक्वेशन क्लियर है। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब कोई सा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इसके ऊपर। अक्सर क्वेश्चन इसमें क्या होता है कि एक जेट जा रहा है या एक यहाँ से हेलीकॉप्टर जा रहा है और उसने क्या किया, ऊपर से फूड पैकेट को छोड़ दिया। अब जैसे मैंने आपको याद करो काइनेमेटिक्स का जो लास्ट सेशन था, मैंने आपको बताया था कि किसी भी मूविंग फ्रेम से अगर ऑब्जेक्ट को आप छोड़ोगे वो उसकी वेलोसिटी को गेन कर लेगा। क्लियर, मतलब आपने हेलीकॉप्टर से छोड़ा तो वो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी को गेन कर लेगा। अल्टीमेटली हो क्या जाएगा, सोचो जरा, देखो तो। ध्यान से देखो। अब जैसे देखो, मान लो कि हेलीकॉप्टर है ये या कोई भी हमारा प्लेन वगैरह है, ये उड़ता हुआ जा रहा है, आपने फूड पैकेट ले लिया, ये भाग रहा है भी स्पीड से। तो जैसे ही फूड पॉकेट को यहाँ से रेस्ट पे छोड़ोगे, यहाँ पे खड़ा हुआ जो पर्सन है, एक बेवकूफ पर्सन, वो क्या करेगा, वो इसके सामने खड़ा हो जाएगा, उसको लगेगा कि ये फूड पैकेट तो यहाँ गिरेगा। पर क्या ये यहाँ गिरेगा? आपको भी पता है अच्छे तरीके से कि छोड़ते ही इसके पास एक वेलोसिटी वी हो जाएगी, तो ये बेचारा ऐसे ही रह जाएगा, ये कहीं यहाँ जाकर गिरेगा। देखो तो, इसके पास भी वी स्पीड हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट है। अब आपसे पूछ दिया यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा, क्लियर, कितना दूर जाकर गिरा, ये पूछ देगा। ये भी पूछ देगा, ये बता दे भाई ये वाली डिस्टेंस कितनी है। तो ये कौन सी बहुत बड़ी डिफिकल्ट बात होगी, ये वाली हाइट पता है हमें, ये रेंज निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो आर है तो आर स्क्वायर प्लस ये अगर एच है तो एच स्क्वायर। सब कुछ पता है भाई हमें, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी सवाल पूछा जाए, सारा गेम हमारी मैथमेटिक्स का है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे बेस इस तरीके के सवाल आ जाते हैं, ठीक, समझ में आया। अनदर टाइप के प्रोजेक्टाइल्स को देखते हैं एक बार। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, समझ तो आई ही होगी आपको, ठीक। आप बहुत ध्यान से बस पढ़ के चलो, देखो सब कुछ मैं तुम्हारे सामने यहाँ गेन कर दूंगा। अब जैसे देखो, अब प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से लेते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पे है, ये देखो ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ थीटा, आपने यहाँ पे क्या किया, इसको फेंक दिया, इसको अल्फा मान लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो कि किसी थीटा एंगल पे हमने इसको फेंका, तो ये जाकर कुछ ऐसे हिट करेगा, ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पे हिट करेगा। तो आपसे बहुत सारी चीजें पूछ की जाएगी, भाई यहाँ पहुंचने में टाइम बताओ, कितना डिस्टेंस ये वाला कवर किया उसने, ये बताओ, डिफरेंट चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो सोचो, सोचो जरा, अगर एक बच्चे ने इस डायरेक्शन को एक्स मान लिया और इस डायरेक्शन को, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई मान लिया, ठीक, तो वो क्या करेगा, वेलोसिटी को एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर देगा। अलग अलग तरीके हैं मानने के। अगर एक बच्चे ने इसको एक्स कंपोनेंट मान लिया और इसको वाई कंपोनेंट मान लिया, क्लियर, तो वो वेलोसिटी को उसके अकॉर्डिंग तोड़ेगा। ठीक, करना तो हमें अपना एक्सिस है। अगर मान लो, चलो हम एक वाला सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि जिस बच्चे ने ये ले लिया, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको थीटा ना मान के इसको यहाँ से इंक्लाइन, जो बच्चा ऐसे मानेगा उसके लिए ये सॉरी थीटा है, क्लियर है, ये इसके साथ इसमें से का। अब सोचो, ये जो यू स्पीड है उसका कंपोनेंट देखना जरा, इस डायरेक्शन में कितना हो गया, यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में यू साइन ऑफ थीटा हो गया। मतलब अपने को एक्स डायरेक्शन में पता है यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में भी पता है यू साइन ऑफ थीटा। समझ में आ गया, इतनी बातें हमें पता है, जो जिस बच्चे ने ऐसे लिया हुआ है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। अब और देखो, मतलब वो भूल जाएगा अपने आप को, ऐसे तिरछा करके ऐसे देखो बस, कि ये हो गया उसका रेंज, समझ। लेकिन अब जो मोशन है उसका एक्सेलेरेशन देखो, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये एक एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। इसका मतलब ये देखकर तुम्हें लग रहा होगा कि अच्छा ये एक्सेलरेशन ऐसा है, अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं मतलब एक्सेलरेशन का इफेक्ट इधर भी होगा और इधर भी होगा। समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर है ना बेटा, ठीक है। और देखो, अब जैसे ये इस तरीके से बढ़ाया तो ये वाला एंगल देखो,
ये वाली एंगल हमें अल्फा पता है, देखो है ना, समझ में आ गया। अच्छा ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल कितना 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल कितना भाई अल्फा, क्यों, क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर। तो जैसे ही एंगल पता चला जी को हम चुपचाप ऐसे लिख देंगे, ये भी जी कॉस अल्फा हो गया और इधर को जी साइन अल्फा हो गया। और जिस बच्चे ने ये कर गया बस उसका काम आसान हो गया, मतलब अब वो लिखेगा एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में माइनस जी साइन अल्फा, देख रहे हो ना, एक्सेलरेशन एक्स इधर है लेकिन एक्सेलरेशन उसका अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में माइनस जी कॉस अल्फा हो गया। ठीक, याद करो इसके पहले जो हमने प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन किया था, प्रोजेक्टाइल में एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा था, लेकिन इस केस में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया है, वो ये रहा, वाई डायरेक्शन में ये रहा। कुछ नहीं करना है, बहुत दिमाग लगाना ही नहीं है, आपने को बस इक्वेशन लिख देना है। ठीक, ये चार चीजें पता हो गई। और जिस बच्चे को ये समझ आ गया ना, समझ लो कि उसका तो 90% काम हो गया, अब 10% सिर्फ इक्वेशन लिखने का है। ठीक, मेन तो यही है एक्सेलेरेशन को ब्रेक करना, ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक्सेलेरेशन एक्स और वाई डायरेक्शन में क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि आपने एक्सिस ही ऐसा चूज किया है। अगर आपने ऐसे चूज किया होता एक्सिस, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं आता। ठीक, समझ में आ गया, आपकी चॉइस है, आप जैसे चूज करना चाहो। जैसे ही आपने ये लिखा, अब इक्वेशन जैसे मान लो कि यहाँ पे अब जैसे ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, अगर ये रेंज है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आर कॉमा जीरो। क्या मेरी बात समझ में आई, आर कॉमा जीरो हमें वो फाइंड करना है। यहाँ पहुंचने में टाइम टी लगा, तो हम देखो इक्वेशंस क्या क्या, देखो यहाँ पे यहाँ पहुंचने में जो टाइम है वो निकालना है, और हमें ये पता है कि जब भी यहाँ पे पहुंचेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, हम चुपचाप वाई वाली इक्वेशन लिख लेंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो कैसे, क्या ये समझ में आ गया, मैं इसको हटा दूं, यहाँ देखो, इसको कॉपी में जरूर बना लेना क्योंकि बनाओगे नहीं तो फिर इक्वेशन समझ नहीं आएगा। ठीक, तो वाई डायरेक्शन वाली इक्वेशन क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू यू वाई, देखो देखो कितना है u साइन ऑफ थीटा इनटू टी प्लस हाफ ए वाई देखो कितना है, ये देखो ये है, तो मैं यहाँ माइनस लिख देता हूँ, माइनस जी कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। क्या इस इक्वेशन को, अच्छा y को हम यहाँ जीरो कर देंगे, किसको जैसे ही जीरो करोगे ये कितना आएगा u साइन ऑफ थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। इसको इधर लेकर जाओ, एक टी को गायब कर दो, तो एक टी कितना आ गया जी, जी कितना आ गया 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। ये देखो ये टाइम आ गया, किस वन इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितने देर में वो यहाँ पे पहुंचेगा। अब जैसे ही ये पता चल गया कि एक बच्चा चुपचाप एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लिख देगा क्योंकि भाई उसको कोई एक्स निकालना है। ठीक, तो एक्स क्या होता है यू एक्स देखो कितना है, ये रहा यू कॉस थीटा प्लस यू, क्या लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स देखो कितना है, एक्स कहाँ गया, ये रहा माइनस जी साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। ये रो टाइम आ गया, इसको उठाकर यहाँ प्लेस कर दो, ये वाला पार्ट आ गया। हमारे पास इक्वेशन है बेटा, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, बस एक्स और वाई एक्सिस कंसीडर करना है। एक्सेलेरेशन अगर अगर टिल्टेड लोगे तो एक्सेलेरेशन को ब्रेक करना होगा, अगर आप इस तरीके से लोगे तो इक्वेशन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, समझ में आ गया, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। ठीक, आगे देखो हम इसको और कैसे कर सकते हैं, और भी ध्यान से देखो, क्या लिख लिया सबने, ये समझ में आ गया ना। बाकी कुछ भी वेलोसिटी वगैरह सब कुछ लिखना है, आपको इक्वेशन पता है, आप इक्वेशन लिख सकते हो, सिर्फ मेजर काम ये, इसको ये समझ में आ गया तो फिर इक्वेशन को अब आपको लिखना आता है। आपने टाइप्स ऑफ क्या बोलते हो प्रोजेक्टाइल मोशन आप अच्छे तरीके से सीख पा रहे हो। देखो यहाँ पे, अब जैसे मान लो कि अगर हम ऐसे ना मान के, कोई बच्चा अगर ऐसे मान लेता तो क्या वो गलत हो जाता। अगर ये एंगल थीटा है, सॉरी ये एंगल अल्फा था, और यहाँ से थीटा एंगल पे आपने फेंका, आपने इसको एक्स डायरेक्शन मान लिया और इसको वाई डायरेक्शन मान लिया। क्लियर, और एक्सेलेरेशन आपको पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये कुछ ऐसे मूव करके यहाँ जाकर हिट हो रहा है, तो सोचो तो जरा कि ये वाली कोऑर्डिनेट कितनी है, ये वाली कोऑर्डिनेट क्या आप बता सकते हो। सोचो सोचो, अगर ये आर होता, ये अगर आर होता तो ये देखो ये एंगल अल्फा है, तो क्या मैं इसको आर साइन अल्फा लिख देता, क्या इस वाले को आर कॉस अल्फा लिख देता। सोचो जरा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट आर, सॉरी आर कॉस अल्फा, और वाई कोऑर्डिनेट आर साइन अल्फा। क्या मैं ये लिख देता कोऑर्डिनेट। क्लियर है, मतलब अब चुपचाप हमें ये ध्यान में देना है
कि हमें वो टाइम चाहिए जिस टाइम पे x की वैल्यू r cos अल्फा हो जाए एंड y की वैल्यू r sin अल्फा हो जाए। समझ में आ गया? तो हम चुपचाप क्या करेंगे, x डायरेक्शन में इक्वेशन लिख देंगे, y डायरेक्शन में इक्वेशन लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे, r निकल कर आ जाएगा, sin निकल कर आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल क्या है हमारे पास। देखो x डायरेक्शन में इक्वेशन लिख कर देखो, x डायरेक्शन में इक्वेशन क्या लिखोगे बेटा, x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में, बताओ तो कितनी है। देखो देखो इनिशियल वेलोसिटी ये था, उसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में देखो u cos, ये पूरा एंगल कितना है, थीटा प्लस अल्फा, तो u cos थीटा प्लस अल्फा इनटू t, यही लिखते हैं ना इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में t। और इस केस में तो एक्सेलरेशन अब जीरो हो गया x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो, y डायरेक्शन में इक्वेशन माइनस जी, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में u cos अल्फा प्लस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में u sin अल्फा प्लस थीटा। क्लियर है, समझ में आ गया। लो इक्वेशन मैंने बना दिया, एक इक्वेशन ये आ गया। अच्छा x की वैल्यू अब इसमें कितनी थी, r cos अल्फा, प्लेस कर लो, इसको हटा दो, वन नहीं लिखेंगे इसको मैं लिख रहा हूँ r cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई t, एक इक्वेशन ये हो गया। और अगर y डायरेक्शन में लिख लो, y क्या होता है, uy ढूंढो कितना है ये रहा, u sin अल्फा प्लस थीटा इनटू t प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन y डायरेक्शन में देखो माइनस जी है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा g के ये स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक। अच्छा ये y को ऐसे लिख लो, ये जो y का, अच्छा मैं अगले इक्वेशन में लिख देता हूँ, y कितना था भाई, r sin अल्फा, ये हो गया r sin अल्फा इज इक्वल टू u sin अल्फा प्लस थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी की स्क्वायर। दो इक्वेशन, दो अननोन, टाइम एंड आर। क्लियर है, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, ठीक, आर गायब हो जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। और उस टाइम की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दोगे, तुम्हारा एक्स आ जाएगा, ठीक, मतलब आर की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया। बट दिस वन इज क्या हायर कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत इसमें दिमाग लगाना है, ठीक। ये जेई के लेवल पे क्वेश्चन हो गए, ये जो क्वेश्चन है ये ज्वाइंट जेई जे डबल ई एडवांस में एंड मेंस में इस तरीके के पूछे जाएंगे। मेडिकल वाले बच्चों से इस तरीके के सवाल बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना है इस तरीके का, क्योंकि अब एम्स जो है, एम्स इस तरीके के सवाल पूछती है, ठीक। लेकिन अब एम्स तो नीट के साथ कंबाइंड हो गया है, इसलिए अब इस तरीके के सवाल आने के चांसेस लिटिल बिट चांसेस का है, ठीक। बट आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है इस तरीके से। समझ में आ रहा है, क्लियर है बेटा, एक बार नोट कर लो जल्दी से। हो गया बच्चों, समझ में आ गया। अब करना कुछ भी नहीं है, अब इसी में क्या करेगा क्वेश्चन जो है, थोड़ा बहुत और भी इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, रिलेटिव मोशन में है। लेकिन पहले हम ऐसे देख लेते हैं, मान लो कि ये तो ऊपर फेंका, अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो जाए कि अब हम इसको नीचे फेंक रहे हैं, ये क्या एंगल है, यहाँ से किसी भी, मान लो कि ऐसे फेंक दिया हमने, ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टली फेंका, बताओ कितना दूर जाकर इसको हिट करे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली। तो अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, तो आपको पता चल गया इस डायरेक्शन में u cos थीटा और इस डायरेक्शन में u sin थीटा। तो चुपचाप हम क्या कर लेंगे, इसको y एक्सिस ले लेंगे और इसको x एक्सिस ले लेंगे। क्लियर। और आपको पता है एक्सेलेरेशन अभी निकाला था, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। देखो ये एंगल थीटा, तो इसको मैं अगर एक्सटेंड कर दूं तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो g का ये कंपोनेंट g cos थीटा और इस डायरेक्शन में g sin ऑफ थीटा। ठीक है, सब कुछ आसान है बिल्कुल, क्लियर है। तो एक्सेलेरेशन y डायरेक्शन में कितना है, माइनस g cos थीटा। एक्सेलेरेशन देखो x डायरेक्शन में कितना है g sin ऑफ थीटा। क्लियर। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितना है, u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितना है, u sin ऑफ थीटा। बस जिस बच्चे ने इतना समझ लिया है, अब उसको क्या तकलीफ है, यहाँ पहुंच के वो क्या करेगा, यहाँ पे क्या लिखेगा कि यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 और इसको अगर r मान ले तो ये r, 0,
तो पहले y के डायरेक्शन में वो इक्वेशन लिख देगा। वो इक्वेशन कैसा होगा, y इज इक्वल टू यू वाई कहाँ गया, ये रहा, u साइन ऑफ थीटा t माइनस हाफ, माइनस क्यों लिख गया क्योंकि ay माइनस में है, g cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। ठीक, y को जीरो प्लेस करेंगे, देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जीरो है, जैसे जीरो रखोगे टाइम निकल जाएगा, y को जीरो रखते ही ये कितना हो गया, तो टाइम देखो कितना आ गया, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g cos थीटा, कितना आ गया। अब इसको tan ऑफ थीटा लिख लो, ठीक, वो क्योंकि मैं आता है, तो ये टाइम आ गया यहाँ पहुंचने का। अब इतने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये निकालना है अपने को, तो एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लिख देंगे, यू एक्स कितना है, देखो ये रहा, u cos थीटा t प्लस हाफ ए एक्स देखो कितना है, ये रहा, g साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। इस टाइम की वैल्यू को उठाकर यहाँ प्लेस कर दो इस इक्वेशन में, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू r, x एंड r ठीक हो गया। तो किसी भी टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन हो, सबसे पहले एक्सिस चूज कर लेना। एक्सेलरेशन जो है, अगर ब्रेक होने के चांसेस हैं, कंपोनेंट पे ब्रेक कर सकते हो तो उसको कर लेना, अगर वो पर्टिकुलर एक्सिस के अलाउंग है तब तो ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्लियर, एंड फिर इक्वेशंस लिखो, जो चाहिए वो करो। अब आप प्रोजेक्टाइल मोशन के बिल्कुल महारथी हो गए हो। अब कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने होगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा और इन्हीं से सॉल्व होगा, सब कुछ बिल्कुल यहीं से है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो मेरे अंदाजे से प्रोजेक्टाइल मोशन का हर पार्ट आपको समझ में आ गया है। ठीक, आप इस लेक्चर को हो सके तो एक से ज्यादा बार देखना, ताकि आपको एक एक बात क्लियर हो जाए। अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट में एक बार लिखना, मैं कोशिश करूंगा उसको अगली क्लास में सॉल्व करने का। ओके बच्चों, ठीक, तो आज की क्लास के लिए इतना था। ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन हम फिनिश करके आज मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। ओके, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच सबको।